सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार राजुल का, और दीपा आपको भी। जी बिल्कुल राजू जी, आपको भी नमस्कार, और हमारे सभी सुनने वाली सखियों को और श्रोता भाइयों को नमस्कार। देखो, आज हम अपने कार्यक्रम में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और हमारे कुछ साथी तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि भाई बहुत सारे विषय हैं, बात पूरी हो पाएगी या नहीं। देखिए, कोशिश पूरी रहेगी कि जितनी बातें हम करना चाह रहे हैं वो सारी हो जाए, और भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ। तो जब हार नहीं मानने की बात जब भी होती है, तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ उहापोह रहता है मन में, कुछ संकट रहते, धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि किससे कहें, क्या कहें, कैसे कहें। हाँ। ये सारे जो सवाल हैं ना, ये मन में आते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक बात ये जाननी जरूरी होती दीपा, कि हम कई बार एक ही अपना सुर लगा लेते हैं। हाँ, ये बात, और उसी सुर में हम सबसे बात करते हैं, चाहे वो दूर का हो, चाहे पास का हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बराबर वाला हो। तो ये भी सही नहीं है ना। ये बात भी हो जाती है ना कहीं कि भाई कहाँ कैसे कितना कहना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन भोजन पे साथ रहना तो वाकई में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और परिवार के साथ भोजन करके हम कुछ खूबसूरत यादें संजोते हैं, कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं, छोटे बच्चों की नोक-झोंक भी हो जाती है। हाँ, और बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से हम कुछ चीजें सिखा भी देते। बिल्कुल, है ना। तो दिन में तो ना सही, हर जगह नहीं ये संभव हो पाता होगा, लेकिन रात का भोजन अगर साथ हो तो क्या बात है। भाई ना सही का एक्सक्यूज हम नहीं देंगे, जहां तक संभव हो किसी भी तरह से। छुट्टी वाला दिन तो कोई होता होगा ना, उस दिन तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इस अगर बाकी दिनों व्यस्त रहने की वजह से आप साथ में परिवार के भोजन नहीं कर पाते हैं, तो छुट्टी वाला दिन जरूर अपना अलग से विशेष समय निकाल कर रखिए, और उस दिन जरूर भोजन करिए, परिवार के साथ भी कीजिए। और साथ में इस बात पे भी ध्यान किया जा सकता है, या घर में विचार विमर्श किया जा सकता है कि भाई बचत कैसे की जाए, है ना। बिल्कुल, बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी। छोटी छोटी बचत हो जाती है तो देखो कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, और अचानक से जिस दिन मम्मी एक लिफाफा निकाल के देती है ना कि लो ये तुम्हारे काम आ जाएगा, तो देखिए उस दिन कितना एकदम चेहरा चमक उठता है ना। उस दिन कोई कुछ चीज लगाने की जरूरत नहीं, और हम कहते हैं अरे आपके पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए। बस यही तो गुर होता है, जो सीख लेता है वो बड़े बड़े खर्चे भी निकाल लेता है, और दूसरों को भी मदद कर पाता है। हाँ। तो इन बातों के बारे में बात होगी, कुछ खट्टे मीठे चटकारे भी तो होंगे ना। हाँ, वो भी होंगे, जरूर होंगे। और साथ में कुछ बातों पे की और ध्यान देना जरूरी, जैसे कि नेत्रहीनता निवारण सप्ताह चल रहा है अभी, यानी अंधत्व प्रतिबंधात्मक सप्ताह चल रहा है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे जी। तो बात करने से पहले एक गाना सुन लिया, चलिए। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं, छाँव है क्या
अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। भाई देखो ना, कितनी खूबसूरती से आँखों की बातें हो जाती हैं इस गाने में। और हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि आँखों के बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे पानी के बिना सब सूना है, इसलिए आँखें अनमोल हैं। आँखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी जन्म से ही दृष्टिहीनता रहती है और कभी चोट के कारण सबसे अच्छा विकल्प नेत्रदान ही है। जी बिल्कुल। और शायद जैसे हमारे श्रोता ने ये भाव लिखे हैं, इसका देखिए ये जो सप्ताह चल रहा है इसका उद्देश्य भी यही है कि अलग अलग कारण से जो नेत्रहीनता आ जाती है उनके कारणों को जानना और उनके प्रति जागरूक होना, ये इस पूरे सप्ताह में इस पर संबंधित कार्यक्रम होते हैं, जागरूकता अभियान चलते हैं। हमारे साथी भी यही कुछ ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। और उद्देश्य भी इसका यही है कि जैसे उन्होंने बताया कि आंखों पे जो चोटें लग जाती हैं या दृष्टि हानि हो जाती है तो कैसे उससे बचा जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमें आंखों में जो परेशानी आ रही है और हम शायद अंधत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा भी कई बार होता है दीपा कि दुर्घटनावश अचानक आंख में कोई चोट लगी और अगर उसका समय पर इलाज हो जाए तो आंखें बच जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देर हो जाती है और उसका खामियाजा जो है वो आंखें खोकर भरना पड़ता है। तो मतलब आंखों की इतनी ज्यादा महत्व हम समझ चुके हैं, तो आंखों के इलाज में जरा सी भी देरी ना हो, इस बारे में हमें पूरी तरह सतर्क रहना है। यही सिखाता है हमें ये सप्ताह। बिल्कुल। और नेत्र स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इसमें जुड़ते हैं, शिक्षक जुड़ते हैं, फिर मुफ्त नेत्र जांच चिकित्सालय जो बनते हैं, वर्कशॉप छोटे छोटे होते हैं, शिविर लगते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय अभियान की तरह होता है, आयोजित किया जाता है। और नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया, ये राज्य और स्थानीय स्तर पर यहाँ पूरे भारतवर्ष में इस पर काम होता है। तो नेत्रहीनता निवारण सप्ताह नेत्र स्वास्थ्य के महत्व और रोकथाम के बारे में, जो अंधत्व का जो कारण बनता है उसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करता है। और साथ ही साथ नेत्र स्वास्थ्य और दृष्टि देखभाल का समर्थन भी करता है कि आम आदमी को सामान्य नेत्र विकार अगर हो गए हैं तो उनसे कैसे बचा जाए और अपनी आंखों की कैसे देखभाल की जाए कि जो जरा सी भी क्षति ना होने पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम आंखों को बचाने के लिए कुछ ऐसे साधन इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आंखों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। चश्मे जो होते हैं आजकल, जैसे गर्मियां आ रही हैं और धूप के चश्मे लगाने के बारे में लोग सोचते हैं, तो उसमें भी कुछ खास तरह के चश्मे ऐसे होते हैं, वो देखकर ही लगाने चाहिए। कुछ चश्मे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई सस्ता महंगा वाली बात नहीं है। जब भी आप लेने जाएं तो वहां जरूर पूछ लीजिए, जब भी आप ये धूप के चश्मे लेंगे तो पूछ लीजिए इसका भाई इसमें बनावट कैसी है, ये आंखों पे जो तेज सूरज की रोशनी है उससे कितनी बचावट होगी, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए नेत्र परीक्षण जो हमें है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि हमको पढ़ने में, सबसे पहला तो हमें यही दिख जाता है, जब भी पढ़ने में हमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो या आंखों पे थोड़ा भी बोझ लगे तो इसके हमें जाकर के सीधे जांच करवा लेनी चाहिए। हमको शुरुआत में लगता है ठीक है हल्का सा तो है, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको दृष्टि सुधार की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि ग्लूकोमा, मधुमेह का जो रोग है या उम्र से संबंधित है, ये सारी सामान्य बिल्कुल ही जनरल जो है ये नेत्र बीमारियां हैं। और इनसे बचने के लिए या फिर कभी आपको शुगर जो रक्त शर्करा की बीमारी है अगर आपको, या बीपी की बीमारी है, तब भी आंखों की जांच नियमित करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इन सभी ये जो विकार हैं ये आंखों पर भी असर डालते हैं। जी।
और भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि छोटे बच्चों को अपनी आँख की देखभाल के लिए शुरू से जागरूक रखें कि सुबह उठते ही आँखों में पानी के छींटे मारने हैं, कैसे मारने हैं। और कई बार ये भी होता है कि नहीं मारने हैं छींटे, ऐसे खोलकर मारने से नुकसान पहुंच सकता है। कुछ बार डॉक्टर ये भी मना करते हैं। तो चिकित्सक के संपर्क में रहे, अच्छा भोजन खाएं, ऐसा भोजन खाएं, पौष्टिक और स्वास्थ्यपूर्ण भोजन खाएं जिसमें कि आपके शरीर को वो सब मिलता रहे जो कि आपको नेत्र बीमारियों से बचा सकता है। जैसे गाजर हो गया, फल है, पालक है, केला है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आंखों की रोशनी जो है वो अच्छी होती है। और इसके अलावा बच्चों की जो बात करी थी ना आपने, तो उसमें जो बच्चे लेट कर टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने में बुराई नहीं है। वो जो लेट कर देखते हैं, सोफे पे धीरे से चले गए, या आपके घर में कोई बड़ा सा ऐसी कुर्सी है जिसमें आराम से बैठ सकते हैं, तो बच्चा जब टेढ़ा होके देखता है ना, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो जो आंख को जो दृष्टि जिस एंगल से बनती है कि आंख की पुतलियां टेढ़ी हो जाती है, इस वजह से चश्मा चढ़ता है। अगर सीधा बैठ करके और उसकी आंखों के लेवल पे से टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है बच्चा, तो और एक नियत समय के लिए ही देख रहा है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गलत तरीके से बैठकर देखने की और बहुत देर तक स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखने में भी। तो भाई बड़ों के लिए जितना नुकसानदेह है, तो सोचो ना बच्चों के लिए, उनकी तो आंखें बड़ी नाजुक सी होती हैं, तो उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो बच्चे अगर बहुत देर तक मोबाइल पर अगर जमे हुए हों तो ध्यान रखें इस बात का, और थोड़ी देर के लिए उनकी मोबाइल पर से नजर हटे इस बात की कोशिश करें। और इसके अलावा हम बता रहे थे खाने पीने की चीजों में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें, जिससे वो बादाम में मिलता है, अखरोट में मिलता है और अलसी के बीज में मिलता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मिलता है, तो आप इस तरह की चीजें खा सकते हैं। और जी आप बता रहे थे कुछ? हम यही बता रहे थे कि आपकी पसंद है, आपका चुनाव है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक आपको सस्ता हुआ सा नाम लग सकता है, लेकिन ये आंखों के लिए बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल। और एक बात हमने कहीं पे पढ़ी थी राजुल जी, कि 20-20-20 का नियम आजमाएं, यानी कि 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने 20 फीट की दूरी को देखें और फिर आंखों को पास में लेकर आए हर 20-20 मिनट में। एक तरह की ये कसरत है आंखों के लिए। तो आप दूर देखिए, फिर आप पास में देखिए, दूर देखिए, पास में देखिए, दोनों तरफ से, बाएं से दाएं से। तो इससे भी आंखों को बहुत आराम मिलता है। ये आप कभी भी करके देखने की कोशिश कीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि पेट खाली होना चाहिए या कब करें, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना। और आंखों का संक्रमण अगर कभी भी हो आंखों में, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने मन से उसमें दवाई ना डालें। जैसे कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर से पूछकर ही दवाइयां डालें। जरूरी नहीं कि हर दवा हर आंख के लिए सही हो। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें। और कॉन्टेक्ट लेंस अगर लगवाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ध्यान से करिए और डॉक्टर से पूछ कर करिए। उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखिए। जितने उसके निर्देश हैं उनको अच्छी तरह से समझिए और उनका पालन कीजिए। मतलब ये नहीं कि चलता है, सब चलता नहीं है। आंखों के मामले में भाई सब चलेगा नहीं, ये नहीं अगर चलेगा तो दिखेगा नहीं। और अब हमें तो गीत सुने बगैर चलेगा नहीं। कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का तराना भूल गए, हाँ भूल गए। मेरे गम की घटाएं छाई है, गम की घटाएं छाई है। प्रीत के वादे याद करो, क्या प्रीत निभाना
सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए हुआ है राह मुसाफिर बिछड़ा हुआ है मंजिल से बिछड़ा हुआ है मंजिल से खोए हुए रास्ते का पता तुम पूछ लो खुद अपने दिल से तुम पूछ लो खुद अपने दिल से चलते चलते इतना थके मंजिल का ठिकाना भूल गए हाँ भूल गए अपनी कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए के जाने से क्या हाल हुआ परवाने का क्या हाल हुआ परवाने का मिटने का फसाना याद रहा जलने का फसाना भूल गए क्या भूल गए अपनी कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भाई ऐसे ही कहा सुना जाता है जब खाने की मेज पर या अगर हम ऐसे भी खाने के वक्त सब साथ में हो तो हाथ पे भोजन लेकर चाहे करें चाहे हम तिपाही पे या मेज पर रखकर भोजन करते हो जी बहुत कुछ कहा सुना जाता है अपनी अपनी कहते हैं सब और सुनते हैं और सुनते हैं और देखिए ना कितना मजा आता है चलिए ठीक है कभी कभी बाहर से मंगा लिया वो बात अलग है लेकिन जो घर में बना करके जो खाया जाता है ना राजुल जी उसका मजा ही होता है कि अरे ये जल्दी से वो पतीली ले आना अरे ये चीज फला चीज ठंडी हो गई है इसको थोड़ा सा दोबारा गर्म कर लाना अरे इसकी थाली में तो ये खत्म हो गया ये दे दो तो वो जो एक दूसरे के लिए हम कुछ ध्यान रखते हैं बोलते हैं बताते हैं कि तुम ये खा लो तुमने ये ज्यादा खाया है अरे इसको ये रख दो अरे इसके ये नहीं रखा वो जो एक जो कल्पना चल रही है ना मन में तेजी से चल रही है कि हाँ कितना आनंद आता है जब और घर छोटा सा हो तो वहां तो और मजा आता है और फायदे कितने होते हैं हाँ मतलब सोचो ना कि हम चिल्लाते रहते हैं कि बाहर का खाना इनको ज्यादा पसंद है तो एक तरीका ये है कि हम खाने के समय को इतना खुशगवार बना दे कि जो घर का खाना है वही बहुत स्वादिष्ट स्वाद ले लेके खाया जाए और सब लोग मजे भी ले और हंसी खुशी समय भी कट जाए और भोजन भी हो जाए तो जो बाहर खाने की आदत है उसको भी अगर परिवार संग भोजन करने की आदत हम डाल लें तो छुड़ाया जा सकता है जो कि अब मुश्किल हो गया है जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले कहा था ना कि थोड़ा व्यस्त होते हैं तो भाई शाम के समय ही या रात का खाना ही साथ में खा लें तो ये भी किया जा सकता है कि रात का खाना साथ में खा लें और छुट्टी का जो भी दिन हो उस दिन नियम बना लें कि दिन और रात दोनों का खाना साथ ही खाया जाएगा तो भाई उसका मजा ही आनंद ही कुछ और होता है और ये चीज एक हमने भी देखी राजुल जी कि कुछ जैसे जब इकट्ठे होते हैं तो परिवार में तो अब हर तरह की उम्र के लोग आपको मिलेंगे ना बड़े भी मिलेंगे छोटे भी मिलेंगे छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे तो घर में कुछ इस तरह से बना लिया उन लोगों ने क्योंकि बड़ा मनमुटाव हो जाता था कि अरे आप हमको ये नहीं लाने देती बाहर की चीजें नहीं लाने देते ये क्या बात है तो फिर बड़ों लोगों ने वहां पर कहा कि ठीक है कोई बात नहीं कुछ चीजें बस आप एक दो चीज आप मंगा लीजिए बाहर का लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको घर का भी खाना खाना है फिर आप वो खा लीजिए क्योंकि उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे बहुत रो रहे थे तो माहौल ना बिगड़े इसलिए उन्होंने इस तरह से भी कुछ बदलाव किए थोड़ा सा लालच देना पड़ता है कि हाँ ठीक है चलो आइसक्रीम हम आपको आखिरी में या सब लोग ऐसा करते हैं ना खाना चलो खा लेते हैं लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलेंगे ठीक है तो इस तरह से भी ये बात बहुत अच्छी होती है देखो ये हमारे साथी ने लिखा भी है कि परिवार के साथ भोजन का सुख संयुक्त परिवार में ज्यादा मिलता है चाहे दाल रोटी खाओ या पकवान एक दूसरे को मनुहार करके खिलाना और फिर कहना अरे भाई ज्यादा खा लिया
ये बहुत होता है, अरे बहुत खा लिया आज तो भूख से ज्यादा खा लिया है। बच्चों को भी एक साथ बैठकर खाने का आनंद लेना सीखने के लिए परिवार संग भोजन करना जरूरी है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को हमने कभी बैठकर या दौड़कर या फिजूल के लालच देकर, जो आजकल की माएँ करती हैं, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है ये बात ऐसे खाना नहीं खिलाया। उन्होंने अपने आप साथ में बैठकर खाना सीख लिया। बड़े बड़े घरों में भी नियम है एक टाइम परिवार के साथ खाने का। घर में अगर महिलाएं पुरुषों के साथ में भोजन नहीं कर पाए तो बाद में इकट्ठा बैठकर देवरानी जेठानी या नंद भौजाई साथ में भोजन करें तो प्यार बढ़ेगा। और ये सुख इन्होंने लिया है और ये हम आज भी ले रहे हैं, तो चाहते हैं कि भाई सब लोग लें। और हम तो सही बात है कि हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग ये सुख लें और इस सुख आनंद को महसूस करें। हाँ, देखिए अब जो बात हो रही थी ना कि भाई रात को ही वक्त मिलता है, तो हमारे एक सखी का ये मैसेज आ गया है कि परिवार के साथ रात का खाना खाने से रात को खाने पे ही बातचीत का समय मिल पाता है। माता पिता स्मार्टफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ध्यान भटकाए बिना स्वस्थ संचार कौशल सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बातचीत में शामिल करने से उन्हें सुनना सिखाया जा सकता है, उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इससे हमारे बच्चों को परिवार में सक्रिय आवाज उठाने का मौका मिलता है। खाने की मेज पर नियमित बातचीत से बच्चे भी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है घर की या बाहर की वो समझते हैं और उसकी परवाह किए बिना अपनी शब्दावली और पढ़ने की क्षमता का विस्तार उनका हो सकता है। कुछ सीखने का मौका देता है खाने का। और पारिवारिक रात्रि भोजन भी परिवार के सदस्यों को अपने दिन भर की चर्चा करने और अपने जो भी क्या हुआ दिन भर का वो भी सारी बातें साझा कर तो पता चलता रहता है कि फला की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक बात और है दीपा कि जैसे कई बार होता है ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते जरूर हैं। हाँ। तो भाई बहनों में या नंद भौजाई में या जिठानी देवरानी में या ऐसे ही 2 बहनों में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, थोड़ा सा हम इनसे नहीं बोलेंगे ऐसे हो रहा है। और 1-2 दिन के लिए, 1-8 दिन के लिए, सुबह हुई शाम तक तो खाना खाने का समय ऐसा होता है कि मतलब झक मार के लोग बोलते हैं, बात करने लगते हैं कि भाई ये जरा इनको दे दो, ये यहाँ परोस दो, इसको उठाकर ये कटोरा दे दो, ये डोंगा इधर पास कर दो। ऐसी बातें करते करते फिर पता नहीं कब किस वक्त हंसी आ जाए और बातचीत होने लगे। तो ये भी एक तनाव को दूर करने का एक जरिया है। बिल्कुल। हमारे एक साथी कहती हैं कि रोटी चावल तो नहीं, पर जब घर में नूडल्स बनता था तो बेटा सबसे पहले आकर अपने से बड़ों की प्लेट देखता था कि उन्हें तो ज्यादा नहीं मिला, और अब वही चीज पोते को देखती हूँ। जैसे ही कोई नूडल्स पास्ता प्लेट में दिखेगा वह सबकी प्लेट देखेगा किसको ज्यादा मिला है और बोलेगा मामा तुमने मुझे थोड़ा दिया है और तुम बड़े लोगों को ज्यादा दिया है। तो अब बहू सभी की प्लेट में थोड़ा थोड़ा ही देती है और दूसरे बर्तन में रख देती है, जिसको जरूरत होगा वो निकाल लेगा। ये छोटे बच्चों का रहता है जी। कि एक तो मतलब इसके साथ ही साथ वो मिल बांट कर, थोड़ा और बड़े होते हैं तो मिल बांट कर खाना भी सीखते हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके का एक बच्चे को लेकर के एक संदेश आया है कि परिवार के संग भोजन करने का मजा कुछ और है। पिछले महीने हमारे पोती की परीक्षा खत्म होने के बाद हम अपने परिवार के लिए एक ही जगह पर कहीं इकट्ठे हुए सारा परिवार, और हर रोज दोपहर या शाम को साथ भोजन करते हुए मौज मस्ती करते और हमारा पोता सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। तो ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि परीक्षा जब खत्म हुई होगी तो शायद दादा दादी वहां पहुंचे होंगे जहां उनका पोता रहता है, और फिर सब लोग दोपहर में खूब मजे करते होंगे और खाने के समय तो खैर कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सी बातें ऐसी होती है ना कि खाने के समय पे साथ रह के बड़े लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। हाँ, कुछ खाना सिखा देते हैं, कुछ ना खाने की हिदायतें भी मतलब अपने आप अंदर उतर आती हैं कि हाँ भाई ये चीजें नहीं खानी है हमें। और किस्से कहानियां कह करके बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखा देते हैं, जीवन के बड़े बड़े सबक सिखा देते हैं, है ना? बिल्कुल। तो खाने का समय कैसा होता है कि परेशानियां हैं अगर तो वो भी दूर हो जाती हैं, हंसी खुशी है तो वो भी बढ़ जाती है। और एक बात और है, जैसे जब शादी होकर कोई नई बहू आती है घर में, तो हर घर का माहौल अलग होता है और उसको समझने के लिए खाने के समय से ज्यादा अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये मतलब आप दूसरों के स्वाद ग्रंथियां क्या
किस हद तक ऊपर हैं, किस हद तक वो निखरी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, सवरी हुई हैं, ये आप समझ सकते हैं। किसकी ज़बान का जायका जो है वो किस तरह का है, ये भी जान सकते हैं। और जायके की बात के साथ में जब आप थाली परस के लेके जाते हैं ना, सबका एक अलग अलग तरीका रहता है। किसी को कोई कहता है चावल के ऊपर ही दाल डाल दो, कोई कहता है हमें साथ में चम्मच चाहिए, कोई कहता नहीं हमें चम्मच नहीं चाहिए, कोई कहता है हमें संग में थोड़ा सा पापड़ चाहिए। तो एक उससे सबके व्यवहार और आचार विचार भी समझ में आने लगते हैं। वही तो मतलब आपको स्वाद का तो पता लगता ही लगता है, स्वभाव का भी पता लग जाता है। तो स्वाद और स्वभाव दोनों का पता लगाने के लिए खाने का समय सबसे ज्यादा मुफीद होता है। और एक बात और ये है कि एक मतलब खाना साथ बैठकर खाएं, एक दूसरे को समझें, बातचीत करें। बस एक चीज का ख्याल रखें कि जो डांट डपट है या कोई बुरी खबर है उसको खाने के समय से दूर रखें। हाँ। वो बाद में बता दें, या कोई चीज अगर गलत हो रही है तो वो बाद में बच्चे को, अगर मान लीजिए बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वो बाद में बताई जा सकती है। उस वक्त ये बताना सही नहीं होगा, क्योंकि खाने का समय तो बस हंसने, खाने और हंसाने के लिए होता है ना? जी बिल्कुल। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। और बच्चों को खाना ही नहीं सीखना होता है, बल्कि उन्हें खाना लगाना, खाना परोसना भी आ जाता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं ना, कुछ 12-13 साल की जब बच्चियां होती हैं, उनको बड़ा शौक आता है कि हम बनाएंगे रोटी और हम बना के खिलाएंगे। तो उस वक्त परिवार का एक एक जो व्यक्ति है इतने शांति से बैठता है और इतने प्यार से खाता है, और घर में सब लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी स्वाद भरी रोटी या चपाती हमने कभी नहीं खाई। हाँ। या अगर किसी ने पहली दफा कोई सब्जी बना के दी है तो सब घर वाले कहेंगे कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन तो हमने कभी किया ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब खाने का समय गुजर जाए तो फिर क्या करना चाहिए ये भी हम बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी। छोटा सा ब्रेक हो गया पूरा और हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं राजुल और दीपा माहेश्वरी के साथ आपका स्वागत है। तो हम बता रहे थे ना कि खाने का समय अगर बीत जाए और देर से पहुंचे हो तो क्षमा मांग लें, कह दें कि भाई हाँ, माफ कीजिएगा, देर से आए। और इस बात का ख्याल रखें कि खाने का समय मतलब कोई बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी काम हो या कुछ अचानक कोई काम आ गया हो तो उस काम को करने के लिए आप खाने के समय को स्किप कर सकते हैं, वरना खाने के समय को भूलना बिल्कुल सही नहीं है। ये याद रखना होगा कि अगर हम समय से नहीं पहुंचे तो बाकी सदस्य जो हैं वो हमारे इंतजार में भूखे बैठे रहेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो पहले से सूचित कर दे भाई कि हमें देर हो रही है। कभी कभी ट्रैफिक में भी हम अटक जाते हैं या किसी और कारण से घर से ही निकलने में देर हो जाती है, तो ये बात सही है कि पहले से ही अगर उन्हें बता दिया जाए तो ठीक रहता है, ताकि घर में जिनको बहुत जरूरी है कि उनको टाइम से खाना बिल्कुल आवश्यक है तो वो खा सके, और उन्हें पहले ही कि भाई हाँ, जो आ रहे हैं हम इंतजार कर लेंगे, आप लोग बाकी लोग खा लीजिए।
और देखो दीपा, अगर एक इडली की एक रेसिपी होती है थट्टे इडली। अच्छा, वो होती तो मतलब थोड़ी बड़ी है, परिवार के संग आप खा रहे हैं तो उसको मतलब बड़ी सी इडली है, काट के खाइए या चम्मच से अलग अलग टुकड़े कर दीजिए और उसको खाने का मजा ही अलग होता है। तो चलो वो देख लेते हैं कि कैसे बनती है जी। इसके लिए जो इडली का चावल है वो 1.5 कप ले लें, साबूदाना 1 बड़ा चम्मच, पोहा 2 बड़े चम्मच, मेथी के दाने 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक स्वादानुसार। और चटनी बनाने के लिए ताज़ा नारियल आधा कप ले लें, घिसा हुआ हो नारियल, करी पत्ता हो, हरी मिर्च हो, काजू ले सकते हैं, ये आप मतलब वैकल्पिक है, आप चाहे तो लें चाहे तो ना लें। अदरक ले लीजिए, नींबू का रस, नारियल का तेल, चना दाल, उड़द की दाल और राई 1 छोटा चम्मच ले लीजिए, सूखी लाल मिर्च ले लीजिए 1 और पानी आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। अब थट्टे इडली बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो इडली का चावल है, उड़द दाल है, मेथी दाना और साबूदाने को अच्छे से धो के इसको साफ पानी में 6 घंटे के लिए भिगो दिया, 6-7 घंटे के लिए जी, जैसे भिगोते हैं आमतौर पर हम। और फिर उसके बाद पानी निकाल कर वो भिगोए हुए चावल ये सब ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से धुले हुए हैं तो एक बार चला लीजिए। पोहा जो है उसको भी धोकर उसको भी डाल दीजिए ग्राइंडर में जी। और इन सब को इतना ऐसे पीस लीजिए कि इसका एक पतला सा घोल, मतलब अच्छा सा कंसिस्टेंसी वाला घोल बन जाए। और फिर इसका खमीर उठाना होगा, तो खमीर उठाने के लिए रख दीजिए। फिर खमीर जब उठ जाता है तो फिर इसमें नमक डालें आवश्यकता अनुसार, जितना नमक आप खाते हैं स्वादानुसार। और फिर जो अगर गाढ़ा लग रहा है घोल तो उसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। और फिर स्टीमर गरम कर लें, इसका एक अलग से सांचा होता है, हाँ, अलग से सांचा भी होता है जी जी। या आप कटोरे में रखकर भी पका सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर घर में किसी के सांचा नहीं तो वैसे भी कर सकता है, कुकर में करके पका सकते हैं। तो फिर उसमें चिकनाई थोड़ी सी लगा लीजिए, तो घी या तेल से थोड़ा उसको चिकना कर लीजिए। उसके बाद वो जो घोल है वो आप डाल दीजिए उसमें और रख दीजिए स्टीमर में लगा के या कुकर में लगा के, और वो पक जाएगी। फिर आप चटनी बनानी है तो जितनी देर पक रही उतनी देर में चटनी बना लेते हैं। ये ताज़ा नारियल जो घिसा हुआ है इसको ले लेते हैं और उसके बाद उस हरी मिर्च ये सब सारी जो चटनी की जितनी सामग्री है ये सब हम पीस कर उसमें फिर छौंक लगाएंगे, राई का, चने की दाल, उड़द की दाल का छौंक लगाएंगे और फिर नमक मिलाएंगे। अच्छा, ये खाएं और हम गाना सुन लें जी।
लड़ी जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। आँखों की बात हम कह चुके हैं कि भाई आँखों को बहुत अच्छी तरह से रखना है, लेकिन आँखें मिलाना और आँखें चुराना, ये दोनों बातों का भी ख्याल रखना है। ये भी ख्याल रखना है जी। और ये खाने की मेज पे भी होता है। हाँ, आंखें मिलाना और आंखें चुराना। हाँ, कुछ गलती हो जाए तो हो जाता है भाई। वैसे खाने की मेज पर एक चीज और सिखाई जा सकती है बच्चों को, बचत की बातें। ये बचपन में आदत पड़ जाती है तो बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें होती है ना कि कुछ आता है, कोई घर आता है तो पैसे दे के जाते हैं, या कोई तीज त्योहार पे पैसे मिले हैं, या कोई कभी किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो उस पर आपने थोड़े पैसे दे दिए हैं, वो पैसे अगर बचा कर लाए हैं तो उनका एक अलग से गुल्लक बना दीजिए और उनसे कहिए कि गिनो भाई, गिनो। तो गिनने में उनको बड़ा मजा आता है। और कुछ गेम्स भी ऐसे होते हैं, बोर्ड गेम्स भी ऐसे होते हैं ना दीपा, जो खेलते खेलते बच्चे जो है उनको अपने आप व्यापार करना जो सिखाते हैं। हाँ, व्यापार वाले खेल खेलते खेलते उनको अपने आप वो नोट संभालने और बचत करने की आदत पड़ जाती है। हाँ, तो और फिर वो उसको बड़ा समझते, छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, वो समझते हैं ये सही के नोट है। फिर जाके मम्मी को देकर आएंगे कि इसको संभाल के रखना है, इसको किसी को नहीं देना, ये हमारे नोट है। हाँ। तो घर में इस तरह से बड़ा हल्का फुल्का सा माहौल हो जाता है ना। वैसे छोटी बचत योजनाएं जो हैं वो हमेशा लोगों के लिए बड़े काम की साबित होती हैं। एक मुश्त रकम से कई बार बड़े बड़े खर्चे आसानी से निपट जाते हैं, और अगर पैसे बच जाएं तो इस बचत को छोटी बचत योजना में निवेश भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल। और इसके लिए देखिए बहुत जरूरी है कि नियमित बचत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी आज कर लिया फिर थोड़े 6 महीने बाद कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है कि हाँ हमें कहीं निवेश करना है तो थोड़ा ही सही, लेकिन हर महीने अगर थोड़ा थोड़ा हम निकाल सकते हैं अपने खर्च में से थोड़े से भी पैसे, तो कई सारी योजनाएं मिल जाती हैं, आपको पता भी चल जाता है या कोई ना कोई बता ही देता है, हम उसमें निवेश कर सकते हैं। और इन योजनाओं से छोटी छोटी राशि निवेश करते हैं तो अपने आप को उत्साहित करते रहने के लिए, अपने आप को प्रेरित करते रहने के लिए इनके फायदे समझने पड़ते हैं कि भाई अगर हम छोटी छोटी रकम बचत करते जाएंगे उसकी, तो आगे चल के इनका बहुत फायदा हमें मिलने वाला है। जैसे कई बार जो छोटी बचत योजनाएं होती हैं उनमें ब्याज की राशि बहुत अच्छी होती है। और एक बात ये होती है कि एक मुश्त रकम उसमें हर माह, कई बार कुछ ऐसी भी योजनाएं होती हैं कि एक मुश्त रकम मिलती है, तो जैसे एक तरह की आमदनी का जरिया बच जाती है। जी देखिए, जो बात आप बोल रही ना, बस कुछ उसी से जुड़ता हुआ ये संदेश है। उन्होंने ये लिख रही हमारी सखी कि छोटी छोटी बचत बहुत कमाल की होती है। 25 साल पहले एक महिला को मैंने पोस्ट ऑफिस के एक बचत खाता खुलवा दिया था। उसमें मात्र वो 20 रुपए जमा करती थी, और जो बहुत बड़ी रकम थी उनके लिए 25 सालों में इनका अच्छा इनकम हो गया। कुछ दिन पहले मिली तो बोली कि भाभी, इससे मैंने अपनी लड़की की शादी भी की है और अपने घर का छत भी डलवा लिया है। और ये सुनकर जो हमारी श्रोता है वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने कहा कि क्या वो खाता जो है अभी भी खुला है या बंद कर दिया? तो उन्होंने बोला नहीं भाभी, खाता अभी भी खुला है, चालू है, और अब मैं 500 रुपए महीना उसमें जमा करती हूँ। तो 20 रुपए महीने से 500 रुपए महीना वो जमा कर रही हैं। और कितना बड़े बड़े खर्चे निपटा रही हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो एक माँ की जो इच्छा रहती है कि अपने बच्चे की शादी, तो इन्होंने अपनी बेटी की भी शादी की और घर का छत भी डलवाया। बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वैसे हमारे जीवन में छोटी छोटी बचत का बड़ा महत्व होता है। गुजराती मुहावरा है, टीपे टीपे सरोवर भराव, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। कांकरे कांकरे पाल बंधाए, मतलब एक एक कंकड़ इकट्ठा करते हुए बांध बनाया जा सकता है। जी। हमने भी इसी तर्ज पर शादी के बाद छोटी छोटी बचत द्वारा अपना घर बना लिया था, वो भी किसी प्रकार की का लोन लिए बिना। इसके लिए हर महीने छोटी छोटी निश्चित रकम पोस्ट ऑफिस और बैंक में रिकरिंग अकाउंट खुलवाकर उसमें जमा करते गए। कुछ सालों बाद बचत का वो पौधा बड़ा होकर हमारे लिए मीठी छांव साबित हुआ। जी, तो ये तो हमारे जो श्रोता हैं, बाकी सभी श्रोता के लिए एक उदाहरण बन गए कि भाई हाँ, छोटी छोटी बचत, या आप जब भी जैसे शादी
जैसे ही हुई उसके बाद से शुरू कर लीजिए, या घर में पहले से ही आपको लगता है कि आप शादी के पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, तो हाँ, आप एक छोटी सी रकम से देखिए आगे चलकर आपको कुछ सालों में उसका जब निवेश करने जाएंगे, यहाँ कहीं कुछ लेना चाहेंगे, तो वो कितनी बड़ी रकम निकल के आती है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि बचत करने का सबसे पहला फंडा है अपने खर्चों को सीमित करना। बजट बनाकर चलना, घरेलू चीजों को खरीदने से पहले लिस्ट बना लें, केवल आवश्यक वस्तुओं का ही चुनाव करें, अन्य चीजों को नहीं खरीदें, इससे आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात सही है भाई कि हम थोड़ा सा कसकर देखें कि मतलब अपनी इच्छाओं को क्यों मारे। ये सोचने के बजाय ये सोच लें कि भाई इस इच्छा को अगले महीने तक टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता। जरूरत और इच्छाएं, इन दोनों में जरूरत और चाहत का फर्क करना पड़ेगा। मन ललचा जाता है अक्सर कपड़ों की तरफ, या कुछ ऐसी नई कोई चीज, किसी सखी को ना रसोई में चीजें इकट्ठे करने का बड़ा मन होता है। कुछ लोग गैजेट्स के दीवाने होते हैं, कुछ कपड़ों के दीवाने होते हैं, तो अलग अलग तरह की दीवानगी है ये। तो जब भी आपको वो ही चीज क्योंकि लुभाएगी, तो एक बार आपकी अलमारी या आपके रसोई या जो भी चीज आप ले रहे हैं, एक बार वापस उसमें टटोल लीजिए क्या क्या है, नजर डाल लीजिए ना। कि जैसे अलमारी अगर बोल पाती तो चीख रही होती कि अरे मुझे बचाओ बहुत वजन पड़ रहा है। वैसे एक बात ये भी हो सकती है ना दीपा, कि अगर हम जैसे हम बजट खर्चे का बनाते हैं, तो हम बचत का भी एक बजट बना लें कि इतना पैसा हम जरूर बचाएंगे। तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब उतना पैसा बचाने के लिए हम ऐसी बेफिजूल के जो खर्चे होते हैं उनसे अपने आप को रोक सकते हैं। और सेल लगती है तो फिर मन ललचा जाता है कि अरे देखो सेल में कितने % कम मिल रहा है, ये तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ले ही लेते हैं, भले ही फिर उसकी जरूरत ना हो। लेकिन अगर आपने मन में निश्चित कर लिया है ना कि नहीं इतना तो मुझे निकालना ही है खर्चे में, तो हम वो जो बिना जरूरत के खर्चे हैं हम उससे रुक सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन हम रुक नहीं सकते अब गाना सुनने से। चलिए हमने कहा कि आप रुकिए। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम, तेरा सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तेरा सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। होए होए होए, ओ हो रात अकेले में मिलते हैं चांद चकोरी, वो छुप छुप के मिल जाना सपनों में आके ओ गोरी। देखो दिल पर जानी, बोल प्रीत मेरी दीवानी, वो तो है। छोड़िए प्रेम कहानी, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम, तेरा सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। लई लई लई, ला ला ला, ला 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 ला। इकरार नहीं करना है। मान ले मेरा कहना, बाद में फिर ना कहना, देख मिला ले नैना, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल
शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम तेरा सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। होए होए होए। अच्छा दीपा, आजकल कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ घरों में बच्चों के इम्तिहान हो चुके हैं या हो रहे हैं और बीच में उनको कुछ खाने की लगती है, एकदम से तलब लगती है, तो हमारे दोपहर में तो बहुत लगती है, हाँ, है ना? तो हमारे एक साथी ने एक रेसिपी भेजी है, तो साझा कर लो। हाँ, वो बिल्कुल कर देते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि 2 कप आटा या मैदा ले लीजिए, 2 कप गुड़, 2 कप आटा, मैदा लेना है, हाँ आटा या मैदा, फिर आधा कप गुड़, आधा कप पानी गरम करके गला लें और ठंडा होने पर छान दें। अब आटे में 2 टेबलस्पून घी मिलाकर मोयन कर लें, साथ में सौंफ और तिल्ली भी डालें और फिर मीठे पानी से हल्का सख्त आटा गूंद लेंगे। और आपको लगता है कि नहीं पानी और डालने की जरूरत है तो सादा पानी डालें। अब पतला बेल कर मन चाहे आकार में काट लीजिए, जैसा भी शक्करपारे के शेप में या जो भी शेप में। अब पतला बेल कर उसके बाद उस तेल गरम करें और हल्के तेज या मध्यम आंच पर हल्के सुनहरे होने तक तल ले। तो इसको तेल गरम कर लेना चाहिए, लेकिन डालते वक्त तेल गरम कर ले, लेकिन जब उसको सेक रहे हैं, भून रहे हैं, तो हल्का मीडियम ही रखना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है जी। और ठंडे होने पर कुरकुरे हो जाएंगे ये। नमक पारे या शक्कर पारे आप इनको कहिए। नमकीन के साथ मीठे शक्कर पारे पूरे परिवार संग खाएं और खिलाएं, बस मजा आ जाएगा। और ताजा नाश्ता भी है ये। अच्छा, बचत की बात हो रही थी ना, तो बचत करते करते हम कई बार जो है अपने शब्दों की भी बचत करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। हाँ, तो भाई ये ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है ना कि किससे कहें और क्या कहें, सच में संकोची के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुंहफट के लिए तो कोई बात नहीं, वो तो कहता ही रहता है, भले ही कोई सुने या ना सुने, लेकिन जो वाचाल नहीं है सच में उसे कुछ कहने से पहले कुछ ही नहीं अपितु बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये तो भला हो इस प्लेटफॉर्म का जो हम लोग कुछ कह लेते हैं, लेकिन ये जो कुछ शेष रह जाता है उसे अब किससे कहें। फिर ये क्या भी तो कुछ होते हुए भी कुछ की तरह ही बहुत कुछ शेष रह जाने वाला ही है। ऊपर से कहना और भी बड़ा काम है। मतलब काफी इन्होंने बहुत कुछ, मतलब कुछ में बहुत कुछ घुमावदार कर दिया है इन्होंने बात को। लेकिन देखिए, वाचाल भी है, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें जो है, जैसे किसी के प्रति स्नेह है या अपनों से उनकी कोई बात बुरी लग गई है, उसको कह दें जी, आराम से, ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से बैठकर उनसे बात करें, अच्छे माहौल में, तेज आवाज ना हो, शब्दों का चुनाव कायदे से करें अगर नाराज हो, और अगर प्यार है तो अपने आप ही उतर आएगा वो। हाँ, शब्द चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। और जी, बड़ों से अगर जब कहनी है तो बिल्कुल ये बात सम्मान पूर्वक उनके साथ बिल्कुल सम्मान से कहनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं जहां आपको लगता है कि भाई वो नाराज हो सकते हैं, तो बहुत ही अलग तरीके से, ढंग से उन्हें बताना होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई आप गुस्सा हो गए या उनकी कमी बता दी। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे घर के बड़े बहुत दिल के साफ रहते हैं ना, तो वो मुंह से उनकी निकल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लड़की ही या लड़के वाले आए हैं तो उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं बड़ों के मुंह से कि जो नहीं बोलनी चाहिए। और जब वो देखने वाले चले जाते हैं तो पीछे से घर वाले सारे उन पे नाराज हो जाते हैं। अरे आपने क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, आपको सोचना चाहिए था, ये चीज हो जाती है। लेकिन वो क्योंकि घर के बड़े हैं तो उनको यही बात बड़े प्यार से और अलग से उनको बता दें। से सबके सामने जो चिल्ला पड़ते हैं ना सारे घर वाले, वो इस तरह ना करें। फिर वो अगली दफा कोई और आएगा ना तो वो बिल्कुल चुप रहेंगे या वो शामिल होना ही नहीं चाहेंगे। छोटों से भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए, उनकी कटु आलोचना नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बड़े ये बात भूल जाते हैं। भाई बच्चे तो ध्यान रखेंगे, बड़ों से ही सीखेंगे। बड़े ये बात भूल जाते हैं कि हम सबके सामने बच्चों को किस तरह से उनका अपमान कर रहे हैं, या तुम ऐसा काम कर देते हो, तुम ऐसे ही सोते रहते हो, आलसी हो, तुमने ये काम नहीं किया, लापरवाह हो। ये सब जो तमगे देते रहते हैं अक्सर बड़े लोग, तो भाई उसको जरा अकेले में दे लें। और कभी हम अपनी सहेलियों के साथ बैठ करके अपने अपने बच्चों की बात कर रहे होते हैं ना, और बच्चे जब सामने से गुजरते हैं तो हम कुछ भी एक नाम ले लेते हैं, देखो ये आया हमारे घर का हीरो, तो वो भी बच्चा नाराज हो जाता है कि इस तरह से आप अपनी सब सहेलियों के सामने ना बोला हीरो मत बोला करिए। हाँ। क्या कहती है मम्मी? अच्छा, हम गाना सुन ले, चलिए।
भाई देखो, बातें अगर आंखों से समझ ली तो ठीक है, ना समझे भाई तो उसका क्या हो, उसको तो बोल के ही बताना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो हमारी इसी तरह की बात, एक संदेश आया है कि जीवन एक प्रक्रिया की तरह है जो निरंतरता के साथ प्रभावित होता रहता है। इसी जीवन प्रवाह में आप साथ बहुत सी ऐसी बातें होंगी आपके साथ जिनको आप किसी से कहना पसंद करेंगे। जब आपके मन में कुछ भी हो, उसे सही व्यक्ति के सामने रखने से आपको उस बात के बारे में और सूचना मिल सकती है। मगर यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति का चुनाव करना, कैसे व्यक्ति का चुनाव करना है, ये आप पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो दिल में ही रहे तो बहुत अच्छा, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो साझा किया जाए तो सुकून देती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये समझ लें पहले कि क्या, किससे और कैसे कहा जाए। एक और साथी ने हमारे कहा है कि किससे कहें और क्या कहें, ये फैसला हमारा अपना होता है। राज की बात अगर किसी से कह दें तो उनके मन में बातें ना रखें। सबको कह दें तो बात का बतंगड़ हो जाता है। कई बार बातें बढ़ा चढ़ा कर बाहर आती हैं। इन सब से बचने के लिए बहुत सोच समझ कर बातें कहनी चाहिए। जिन पर भरोसा हो उन्हीं से अपनी राज की बात कहें, सबसे नहीं। बिल्कुल। तो ये तो राज की बातें हो गई। लेकिन जो सामान्य बातें होती हैं वो भी कई बार हमें सोच समझ के ही कहनी पड़ती है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बस जो मुंह में आया वो बोल दिया, ये इस तरह से नहीं चलता है। यहाँ पे रिश्ते इसी तरह से बोलने में कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं और उसमें तनाव आ जाता है, बिगड़ जाते हैं। और इसी तरह से एक संदेश है कि किससे कहें और क्या कहें जो आपको समझे और आपकी खुशियों में और आपके दुख में शामिल हो जाए, तो उसी को कहो। जब मन की बात कहने का मन हो तो उसी को बताएं, और जो आपके बहुत करीब हो, जिस पर आपको विश्वास हो कि वो आपकी कुछ मदद कर सकता है, उसी को बताएं। लेकिन ये बात तो हो गई कि भाई आपको मन की बात अगर कहनी है, लेकिन अगर सामने घर में ही, परिवार में कोई बहुत ही आपका घर का पारिवारिक ही संबंध है और घर का ही है और वो कुछ गलत कह रहा है, कर रहा है, तो कैसे बताएं? वो बताना भी जरूरी हो जाता है। तो उसका भी एक तरीका है। बड़े हैं तो उनको मान सम्मान की तरह से बताना पड़ेगा, छोटे हैं तो थोड़ा सा तो आप प्यार से, अकेले हैं तो थोड़ा सा डांट भी सकते हैं। लेकिन जैसे पहले आपने बताया कि भाई सबके सामने भी बोलो तो प्यार से बोलो। हाँ, माँ होती है तो वो अकेले में तो अच्छे से कर सकती है, माँ को तो ये अधिकार है ना। बिल्कुल। तो भाई थोड़ा अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए बातचीत करें जी। और देखो, हम सब पर नियंत्रण रख सकते हैं, समय पर बिल्कुल नहीं रख सकते नहीं। तो अब समय आ गया है अपने साथियों से विदा लेने का। तो आप सभी को राजुल और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।